Hello guys, welcome back to our third lecture of थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो आज आपका थर्ड लेक्चर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है इंडक्शन मोटर के अंदर। इंडक्शन मोटर के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। फिर हमने सेकेंड लेक्चर में ये देखा था कि हम किस तरीके से ट्रांसफार्मर के साथ इंडक्शन मोटर को कंपेयर कर सकते हैं। कुछ हमने सिमिलैरिटी डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बीच का। कुछ हमने डिफरेंस भी देखा था। वो सारे कंपैरिजन जो थे वो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कवर किया था या फिर डिस्कस किया था। तो आज हम या फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के साथ। ठीक है, तो आज से हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग समझेंगे कि किस टाइप से थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है, कैसे रोटर रोटेट होता है। ठीक है, थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये देखिए, ये ओवरव्यू ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ना। थोड़ा ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ इस पे हम आएंगे थोड़ी देर से। उसके पहले कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, यानी कि थ्री फेज सप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन होने के कारण थ्री फेज एसी सप्लाई हम इंडक्शन मोटर में कहाँ देते हैं? हम देते हैं स्टेटर में। ठीक है, ये जो आउटर पार्ट जो आपका दिख रहा है यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी, स्टेटर है। फिर ये जो गैप दिख रहा है इसको हम एयर गैप कहते हैं, और अंदर का जो पार्ट दिख रहा है ये रोटर है। ठीक, अब देखिए ये थ्री फेज जो वाइंडिंग होता है, ये थ्री फेज वाइंडिंग को हम प्लेस्ड करते हैं 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एट एन एंगल 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि थ्री फेज वाइंडिंग है, यानी कि हर दो वाइंडिंग के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक, तो उससे क्या होता है? उससे ये हुआ कि आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ को ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है जो कि रोटेट होता है एट ए सिंक्रोनस स्पीड। ये कुछ नहीं, सिंक्रोनस स्पीड है, एट ए सिंक्रोनस स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो यानी कि जब हम थ्री फेज सप्लाई देंगे स्टेटर में, ठीक है, थ्री फेज सप्लाई का मतलब होता है कि थ्री फेज वाइंडिंग, और वो जो वाइंडिंग जो रहती है वो एक दूसरे के 120 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में रहता है। तो उससे क्या होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा या फिर प्रोड्यूस होगा, जो कि रोटेट करता है एट ए सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड यानी कि मैकेनिकल स्पीड, है ना। जब हम सप्लाई देते हैं जो फ्रीक्वेंसी जो कहलाती है वो इलेक्ट्रिक स्पीड कहलाती है। जब हम इलेक्ट्रिक स्पीड को मैकेनिकल स्पीड में कन्वर्ट कर देते हैं इन आरपीएम में, दैट इज कॉल्ड अ सिंक्रोनस स्पीड। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जब आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब आपको मिला थ्री फेज सप्लाई से, जब आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिला थ्री फेज सप्लाई से, वो क्या करता है? वो जाके रोटर के कंडक्टर को कट करता है। ठीक, वो क्या करता है? वो जाके रोटर के कंडक्टर को कट करता है। तो उससे क्या हुआ? उससे आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ रोटर कंडक्टर में। अब यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम में, देखिए इस वाले डायग्राम में रोटर कंडक्टर आपका कौन सा है?
ये जो सर्कल टाइप के बने हुए हैं ये सारे के सारे आपके क्या है, रोटर कंडक्टर है, ये आपके रोटर कंडक्टर है। ठीक, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो जाके रोटर में जाएगा, रोटर में जाके रोटर के कंडक्टर को कट करेगा, और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे ही रोटर के कंडक्टर को कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, अब क्या होता है कि रोटर क्या है, रोटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। तो सिलेंड्रिकल का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि दो साइड में रिंग बने होते हैं जिसको हम कहते हैं एंड रिंग। ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्शंस में आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि रिंग कहाँ रहता है रोटर में और किस टाइप से हम रोटर के एंड रिंग्स को आपस में शॉर्ट करते हैं। तो रोटर कंडक्टर्स को हमने शॉर्ट सर्किटेड किया बोथ दी एंड से, यानी कि बोथ एंड रिंग से हमने रोटर कंडक्टर को शॉर्ट सर्किटेड किया बोथ दी एंड से। तो उससे क्या हुआ, जैसे ही शॉर्ट सर्किटेड हुआ तो रोटर साइड में आपका करंट दौड़ने लगेगा। रोटर साइड में क्या होगा, आपका करंट दौड़ने लगेगा। ठीक है, ईएमएफ तो मिल गया है, ईएमएफ ऑलरेडी मिल गया है। हमें किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है, तो वो ईएमएफ या फिर वोल्टेज हमें मिल गया है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से। रोटर के कंडक्टर को कट करने से हमें ईएमएफ मिल गया है। अब ईएमएफ मिल गया है तो हमें करंट फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा। तो रोटर के सर्किट को जैसे ही हमने शॉर्ट सर्किटेड से क्लोज कर दिया तो उससे क्या होगा, रोटर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके थ्रू रोटर क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंसेस करेगा। इसका मतलब होता है रोटर रोटेट करने लग गया इन आरपीएम में, यानी कि रोटेशन पर मिनट में। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जैसे ही आपका टॉर्क डेवलप हुआ, टॉर्क डेवलप यानी कि रोटर जैसे ही रोटेट करने लगा वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा इंडक्शन को। वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा इंडक्शंस को। इंडक्शन का मतलब होता है विच इज रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर कंडक्टर, विच इज रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर कंडक्टर एंड द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, एंड द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे एक्सीलरेट्स होगा। क्या एक्सीलरेट होगा, रोटर एक्सीलरेट होगा। अब जब रोटर एक्सीलरेट करता है तो क्या करता है, रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के पीछे पीछे भागती रहती है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है मगर पकड़ नहीं पाता। यदि पकड़ भी लेता है तो रोटर रोटेट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली मैं इसके बाद समझाऊंगा कि कैसे यदि रोटर रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड में तो क्या होगा उस केस में। तो क्या होता है कि रोटर जो रोटेट करता है वो रोटर जो रोटेशन रहता है वो सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी कि सो इट एक्सीलरेट्स द रोटर इन ऑर्डर टू ट्राइंग टू ब्रिंग द स्पीड ऑफ मोटर टू सिंक्रोनस स्पीड। अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मान लो रोटर की स्पीड है, इफ रोटर स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय यहाँ पे एनआर, हमने रोटर की स्पीड को रिप्रेजेंट कर दिया एनआर से। और सिंक्रोनस स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, सिंक्रोनस स्पीड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एनएस से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो कहलाता है आपका एनएस माइनस एनआर। रिलेटिव स्पीड जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, एनएस माइनस एनआर, क्योंकि रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है, तो जो उसका डिफरेंस आ जाता है उसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड। अब इससे ये समझो आप कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ होता है, वाट एवर द ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर साइड एंड वाट एवर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द
rotor side and power also, they all are proportional to the relative speed. ठीक है, EMF जो इंड्यूस होता है रोटर में, करंट जो भी फ्लो होता है रोटर में, या फिर पावर जो मिलता है हमें रोटर का, या फिर आउटपुट पावर, वो सब चीज़ें किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिलेटिव स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। और रिलेटिव स्पीड मतलब द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड इन RPM। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि रोटर यदि रोटेट करना स्टार्ट कर दे एट सिंक्रोनस स्पीड में, यदि फॉर एग्जांपल रोटर यदि सिंक्रोनस स्पीड के बराबर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? आपका क्या होगा? आपका ये होगा कि रिलेटिव स्पीड आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड आपका 0 मिलेगा। अब रिलेटिव स्पीड यदि 0 मिल गया, अब उस केस में मैंने क्या बताया था इसके पहले वाले पॉइंट में कि EMF, करंट एंड पावर, तीनों चीज़ें आपके रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जैसे ही रिलेटिव स्पीड 0 हो गया, यानी कि जैसे ही रोटर रोटेट करने लगा एट सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि रिलेटिव स्पीड 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी आपका EMF जो रहेगा, करंट जो रहेगा, पावर जो मिलेगा, वो सब के सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये हुई बात। नेक्स्ट थिंग इज इफ द टॉर्क बिकम, अब ये तीनों चीजें 0 हो गई, अब क्या होगा? ये तीनों चीजें यदि 0 हो गई तो टॉर्क बिकम 0, और इफ द टॉर्क बिकम 0 तो क्या होगा? जो रोटर क्या करेगा? रोटर वापस डीएक्सेलरेट करेगा। तो रोटर जैसे ही डीएक्सेलरेट किया तो क्या होगा? स्पीड जो होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, और डिक्रीज होते 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 वो सिंक्रोनस स्पीड के बिलो चला जाएगा, तो सिंक्रोनस स्पीड के बिलो चला जाएगा, या फिर सिंक्रोनस में लूज कर देगा। ठीक है, तो यानी कि टॉर्क यदि 0 होगा तो आपका रोटर डीएक्सेलरेट होके सिंक्रोनस में लूज कर देगा, तो आपका मोटर किसी काम का नहीं रहेगा फिर। ठीक, तो ये आज के लिए बस इतना ही। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस किए हैं, है ना, वो आपके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए आगे के क्लास में जो भी वर्किंग प्रिंसिपल इसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे, उसको समझने के लिए ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।